Hello students, I hope you all are fit and fine. So this is the third video of our fourth chapter and the name of the chapter is Tribals, Decues and the Vision of a Golden Age. So beta, in this chapter we have read earlier about the tribal people, that how they were hunter gatherers, and after the colonial rule what were the various effects on tribal people. So today we are starting from the topic that is forest laws and their impact. Now the Britishers had made various forest laws over the tribal people, and what was the effect of those laws on the tribal people, this we will read in this topic. So let us start. The life of tribal groups as you have seen was directly connected to the forest. तो जैसा बेटे हमने पहले भी देखा है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी. जो हंटर्स थे वो एनिमल्स को हंट करते थे, जो गैदर्स थे वो फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करते थे. तो इस वजह से फॉरेस्ट के जो पीपल हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स. तो बेटे जो भी बदलाव वन के कानूनों में बनाए जाते हैं, मतलब जंगलों में जो कानून नए बनाए थे उनसे जो भी बदलाव आए उसका डायरेक्ट इफेक्ट आदिवासियों के जीवन पर पड़ा था. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड their control over all the forest and declared that forests were state property. तो अंग्रेज़ों ने बेटे जितने भी जंगल थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उनको राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे वो उनमें एंटर नहीं कर सकते थे. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. उस टाइम पे बेटे कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी थे जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी दे दी गई थी, और हमने पहले भी पढ़ा है कि स्टेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टी दे दी गई थी. तो जो ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिशर्स वांटेड. अब कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था क्योंकि उनमें से लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलती थी और ब्रिटिशर्स को लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. So in these forests, people were not allowed to move freely, practice झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. तो ये जो बेटे रिजर्व फॉरेस्ट थे या जो जंगल स्टेट के अंडर आते थे, ऐसे जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की या झूम खेती करने की या फल इकट्ठा करने की या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी. सो हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. अब बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो झूम कल्टिवेटर्स हैं वो पूरी तरह से जंगल पे डिपेंडेंट थे, तो अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे. सो मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. तो अब क्या हुआ बेटे, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे उनको मजबूरीवश दूसरे एरियाज में जाना पड़ा ताकि वो वहाँ पे काम की तलाश कर सकें और रोज़गार की तलाश कर सकें और अपने परिवार को पाल सकें. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम. फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स. अब बेटे जब अंग्रेज़ों ने ट्राइबल पीपल को जंगलों से निकाल दिया तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि ट्राइबल पीपल ही परेशान थे, बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी काफ़ी परेशानी सामने उनके आ रही थी. जैसे जो जंगल के भीतर जितने भी आदिवासी थे उन पर रहने की पाबंदी लगा दी थी. तो उससे जो प्रॉब्लम सामने आई थी वो क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते थे और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था. ये सारा वर्क करने के लिए उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी. तो ये सभी काम करने के लिए जितने भी मज़दूर थे वो ट्राइबल पीपल ही होते थे. अब ट्राइबल पीपल जो थे उनको वहाँ पर रहना अलाउड नहीं कर रखा था. तो इस वजह से अब ब्रिटिशर्स जो थे उनको वो लेबर नहीं मिल पा रही थी. तो इस वजह से ब्रिटिशर्स भी परेशान थे. Now the colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forests and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. अब क्या किया बेटे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उन्होंने इसका हल निकाला और वो क्या था, उन्होंने ये तय किया कि जितने भी झूम कल्टिवेटर्स हैं
उनको जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उनको वहाँ खेती करने की छूट भी दे दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पे कि वो गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और जंगलों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो ये शर्त लागू करके उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को जंगलों में ही जगह दे दी। तो ऐसे ही बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते लेबर को, चीप लेबर पे अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे गांव बसा दिए। नीचे बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिटिशर जो थे उन्होंने बेगाज कम्युनिटी से एक इंटरव्यू लिया। बेगाज कम्युनिटी वो थी, जो मैं आपको याद दिला दूं, जो किसी दूसरे के अंडर काम करना अपना अपमान मानती थी। तो ऐसे ही उनके जो इंटरव्यू था तो उसमें बेगाज ने कहा है कि अंग्रेज़ों के इस देश में हमारा जीना काफ़ी कठिन हो गया है। तो ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। So moving to the next page, many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed new rules, continued with practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion. अब बेटे बहुत सारे ऐसे आदिवासी समूह थे जिन्होंने जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए फॉरेस्ट लॉज थे, जंगल के नियम थे, उनको डिसोबे किया और बहुत सारी कुछ जो उनके पुराने तौर तरीके जो चल रहे थे जिनको गैर कानूनी बताया जाता था उन कामों को भी किया और कुछ तो बगावत के लिए भी उतर आए। कई लोगों ने खुलेआम बगावत भी कर दी। सो आप इसको अंडरलाइन कर सकते बेटे। सच वॉज अ रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम सांगमा। सोंग्राम सांगमा एक रिवोल्ट हुआ था 1906 में असम में, और फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930s में, जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंसेस का मतलब है मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जो एरिया थे, तो उस एरिया में ये बगावत हुई थी ट्राइबल पीपल के द्वारा जंगल के कानूनों के अगेंस्ट। So now moving to the next topic, that is the problem with trade. अब बेटे कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल थे जिन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी वो हम इसमें रीड करेंगे। So during the 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. अब क्या हुआ बेटे, 19th सेंचुरी के दौरान जितने भी जनजातीय समूह थे उन्होंने पाया कि जो व्यापारी और महाजन जो थे, मनी लैंडर्स जिनको बोलते हैं, वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे और वो वन में जो भी, फॉरेस्ट में जो भी उपज होती उसको खरीदने के लिए आते थे, नगद कर्जा देने के लिए आते थे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए भी वो आ रहे थे। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. लेकिन जो भी ये बदलाव उस टाइम पे हो रहे थे और उनका क्या असर पड़ने वाला था, ये समझने में आदिवासियों को काफ़ी समय लगा। जैसा बेटे हमने रीड किया था कि इंडिगो प्लांटर्स भी इसी तरह से आए थे, वो भी अपने साथ ट्रेडर्स लाए थे, मनी लेंडर्स लाए थे और ऐसे ही इंडिगो कल्टीवेटर्स को उन्होंने लोन की साइकिल में फंसा दिया था। तो ऐसे ही जो व्यापारी थे वो अब आ रहे थे ट्राइबल पीपल्स के पास और यहाँ भी उनको सेम काम करना था कि लोगों को एनकरेज करना था ट्रेड के लिए और फिर वो उनको इसी तरह से लोन की साइकिल में, कर्ज के चक्कर में फंसा देना था। सो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। उस टाइम पे बेटे जो रेशम को का उत्पादन करते थे, जो सिल्क को ग्रो करते थे, ऐसे लोगों के बारे में हम रीड करते हैं। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। तो 18th सेंचुरी में बेटे जो भारत का जो सिल्क था उसकी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. तो जो बेटे जितना वैल्यूएबल और जितना आकर्षक, जितना अच्छा सिल्क इंडिया का था उतना ज़्यादा कहीं का भी नहीं था, तो इसीलिए जो इंडिया का सिल्क था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. तो बेटे जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके ऑफिशियल्स ने कोशिश की कि वो सिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे कि इंडिगो की प्रोडक्शन को बढ़ाया था जब इंडिगो की ज़्यादा डिमांड थी, तो सेम यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था।
हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द सांथल्स रियर्ड कुकुन्स। अब बेटे प्रेजेंट में जो झारखंड नाम की जगह है वहाँ पे एक हजारीबाग नाम की एक जगह थी, उसके पास आसपास रहने वाले जो सांथल्स थे, संथाल कम्युनिटी के जो लोग थे, वो रेशम के कीड़े को पालते थे जिसको हम कुकुन्स बोलते हैं। सो द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकुन्स। अब क्या किया, जो रेशम के व्यापारी थे, सिल्क के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा और आदिवासियों को कर्जा देने के लिए राज़ी किया कि आप सिल्क के जो कीड़े हैं उनको पालिए और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कर्जा हम दे देंगे आपको। जिस तरह से इंडिगो कल्टीवेटर्स को बोला गया था, तो ऐसे ही बेटे यहाँ पे इनको भी कर्ज दिया गया। The growers were paid ₹3 to ₹4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwan और गया, where they were sold at 5 times the price. अब क्या होता था बेटे, जो लोग कुकुन्स को ग्रो करते थे, मतलब कि जो ये रेशम का कीड़ा होता है उसको ग्रो करते थे, उन लोगों को 1,000 कीड़ों के लिए या 1,000 कुकुन्स के लिए उनको 3 से 4 रुपए मिलते थे और बाद में इन्हीं कुकुन्स को बर्दवान या गया नाम की जो जगह थी वहाँ पर भेज दिया जाता था, जहाँ उनको 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। मतलब लगभग 15 रुपए के या 20 रुपए के वो 1,000 कुकुन्स को बेचा जाता था। So the middlemen, so called, because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profit. तो ये जो ट्रेड हो रही थी बेटे, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा था? मिडलमैन को, जिनको हम बिचौलिया बोलते हैं। तो इस पूरे ट्रेड में जो बिचौलियाँ थे उन्होंने मुल्क बहुत जमकर मुनाफा कमाया, क्योंकि वो वही जो डीलर्स होते थे उनके बीच में और जो ट्राइबल पीपल होते थे, इन दोनों के बीच में डील सेट वही करते थे। ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स होते थे और जो सिल्क ग्रोवर होते थे, मतलब ट्राइबल पीपल और एक्सपोर्टर दोनों के बीच में जो डील होती थी वो मिडलमैन तय करवाते थे। तो इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. तो अब क्या हुआ बेटा, ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि बहुत सारे जो आदिवासी थे उनके अकॉर्डिंग जो बाज़ार थे, लोकल मार्केट जो थी, या जो व्यापारी थे ट्रेडर्स, वो उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन उनको मानने लगे, क्योंकि उनकी वजह से वो धीरे धीरे कर्ज के चक्र में फंसते जा रहे थे। सो नाउ द सर्च फॉर वर्क। अब बेटे ये जो कंडीशन हमने रीड की थी वो उन लोगों की रीड करी थी जो ट्रेड कर रहे थे। अब हम उनकी कंडीशन रीड करने वाले हैं जो कि काम की खोज में वहाँ से बाहर आ गए थे। द सर्च फॉर वर्क मतलब काम की तलाश। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क हैज़ इवन वर्स। तो जिन लोगों को बेटे काम की तलाश में घर से दूर जाना पड़ा, ऐसे आदिवासियों की जो दशा थी वो और ज़्यादा ख़राब थी। From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. तो बेटे लेट 19th सेंचुरी में जो टी प्लांटेशंस थी, धीरे धीरे जो चाय के बागान थे वो बहुत ज़्यादा लगाए जाने लगे, चाय का उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और माइनिंग जो की जाती थी वो भी, उस माइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। माइनिंग से हम कोल वगैरह निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से। So tribals were recruited in large number to work in the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. अब क्या हुआ बेटे, जो ट्राइबल पीपल थे उनको काम की ज़रूरत थी और जो प्लांटेशंस वाले थे और कोल माइंस वाले थे उनको मज़दूरों की ज़रूरत थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पीपल को वहाँ भर्ती किया गया। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। अब क्या हुआ बेटा, जितने भी ये ट्राइबल पीपल थे इन लोगों को ठेकेदार लगवाते थे, मतलब अपने बिहाफ पे भर्ती करवाते थे और ये ठेकेदार न केवल उनको कम सैलरी देते थे बल्कि उनको वापस घर जाने से भी रोकते थे, क्योंकि उनकी सैलरी को रोक लेते थे या फिर उनको दूसरे तरीके से डराते धमकाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग वापस भी नहीं जा पाए और वहाँ पर भी उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। So beta, we will continue the further topics in our next video. Till then, take care.